हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के बारे में। एस्टेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपका और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि एस्टेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये न्यूज़ तो काफ़ी दिन से वायरल हो रही थी, व्हाट्सएप पे काफ़ी घूम रही थी, बट ऑथेंटिक नहीं थी। बट ऑफिशियली जो है ये अब अनाउंस हो चुका है। जो आपके एस्टेट के फॉर्म हैं कब से फिल होंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट तो आपकी पहले से ही मेंशन है कब होगा, बट एग्ज़ाम जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो कब से होंगे और क्या क्या उसका फ़ीस क्राइटेरिया रहेगा। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है, जो नए हैं वो ध्यान से देखें। एक एक डाउट जो है जो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए देखिए एस्टेट की फुल फॉर्म जो है सबको पता ही होगी। अगर फिर भी नहीं पता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा में टीचर लगने के लिए आपको पहले एक टेट चाहिए होता है, एक टेस्ट पास करना होता है जिसका नाम होता है एचटेट। यदि आप हरियाणा में टीचर लगना चाहते हैं तो आपको एचटेट क्वालिफाई करना होता है। और इसका क्या क्या सिनेरियो रहता है देखिए। सबसे पहले इसकी फ़ीस देख लेते हैं। जो इसकी फ़ीस है वो एससी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए अगर एक लेवल देते हैं तो 500 है, 2 लेवल देते हैं तो 900 है, सॉरी। और यदि आप तीनों लेवल देते हैं तो 1200 जो है आपकी फ़ीस है। उसके बाद एससी और पीएच कैंडिडेट्स को छोड़कर उसके बाद आपकी क्या फ़ीस रहती है। अगर आप एक लेवल देना चाहते हैं, लेवल देना चाहते हैं, मान लीजिए, चलिए बताएंगे आपको, तो 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है। और यदि आप 2 लेवल देना चाहते हैं तो 1800 है। और यदि आप तीनों लेवल देना चाहते हैं तो 2400 है। ठीक है। इसी तरह से आपका ये देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिंग एससी और पीएच, उनका क्या रहता है, उनका भी यही रहता है। तब देखिए, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं कि आपका एस्टेट जो है वो 3 लेवल्स पर होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। सीटेट सबने सुना ही होगा। सीटेट आपका 2 ही लेवल पर होता है, पीआरटी और टीजीटी। बट एस्टेट आपका तीनों लेवल पर होता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों लेवल पर होता है। इनका जो सिलेबस है, अगर हम बात करें कॉमन का, ये आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तीनों ही लेवल पर। तीनों ही लेवल पर आपका जो है 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। क्लियर। अब उसमें से 90 मार्क्स कॉमन होते हैं, जबकि जो 90 मार्क्स हैं ये कॉमन होते हैं। मतलब ये जो 90 नंबर का आपका सिलेबस होता है ये आपका सेम होता है। सेम कहने का मतलब है मेरा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो और पैटर्न है वो सारा सेम रहता है। बस उसका लेवल जो है वो अप होता चला जाता है। जैसे बात करें पीआरटी का तो उसका लेवल थोड़ा लो होता है, टीजीटी का हाई होता है, अगेन पीजीटी का और हाई होता है। बट पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि टीजीटी का लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पीजीटी का लेवल थोड़ा सा हल्का है। लेकिन यूजुअली बात करें तो पीआरटी का सबसे लो माना जाता है, उसके बाद टीजीटी एंड देन हाईएस्ट पीजीटी। ये इसका सिनेरियो रहता है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, फीस हमने डिस्कस कर ली है। अब इसके फॉर्म कब से अप्लाई होने जा रहे हैं, तो देखिए इसके जो फॉर्म हैं वो आपके 4 नवंबर से अप्लाई होने जा रहे हैं।
इसी मंडे से आपके फॉर्म अप्लाई होने जा रहे हैं। और देखिए एस्टेट का ये हमेशा से रूल रहा है कि फॉर्म फिल करने के लिए 10 से 12 दिन ही मिलते हैं मुश्किल से। तो अगर यहाँ पे भी आपको 10 ही दिन मिले हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे 10 ही दिन मिले हैं, तो टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दें। बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल नहीं हो पाता, किसी का गलत फिल हो जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो अपना पहले से ही और सही से अपने ऑब्जर्वेशन में अपना फॉर्म फिल करवाएं, कोई भी डिटेल गलत ना भरें, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करवाएं। उसके बाद देखिए ये सारी वही बातें हैं, सभी को पता है। आपका जो पेपर होता है ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन क्या होता है, मतलब पेन पेपर। ये आपका पेन पेपर एग्ज़ाम है, ओएमआर शीट आपको फिल करनी पड़ती है। क्लियर, ये ऑनलाइन नहीं है। उसके बाद देखिए यस, अब हम बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन की। तो देखिए ये सब आप रीड कर लेना, मैं आपको यूजुअली समझा देती हूँ। तो पीआरटी पोस्ट के लिए आपने 12th पास किया हो, और उसके बाद आप जिस भी नाम से उस डिप्लोमा को जानते हैं, आपने डीएलएड किया हो, आपने बीएलएड किया हो, आपने जिसे पहले टाइम में जेबीटी कहते थे, जेबीटी किया हो, किसी भी नाम से आप इसको जानते हैं, 2 साल का आपके पास पीआरटी का ये डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर, और 12th में आपके एटलीस्ट 50% रिलैक्सेशन मिलता है, सॉरी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसमें, 12th में। क्लियर, तो ये होता है आपका लेवल फर्स्ट का पीआरटी पोस्ट के लिए। क्लियर, क्या बताया मैंने, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जिस भी नाम से आपने किया हो, बट वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, देन ये सारी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलती है 5% की, 5% की रिलैक्सेशन मिलती है किसको, SC ST को। और उसके साथ साथ जो अलग अलग कैटेगरी क्राइटेरिया होता है आपके, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनका अलग क्राइटेरिया होता है। तो मैक्सिमम जो है आपको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब बात करते हैं टीजीटी लेवल की। अब इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें आपके पास जो है आपका बीए होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास देखिए आपकी बार चेंज क्या हुआ है, आपकी बार एक चेंज हुआ है। पहले जो है बीएड मांगते थे टीजीटी पोस्ट के लिए, राइट, डीएड वाले नहीं फिल कर सकते थे, डीएड वाले नहीं फिल कर सकते थे, बीएड मांगते थे। बट अब जो है क्या चेंज हुआ है, अब की बार ये चेंज हुआ है कि बीए तो आपके पास होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीटीसी, जेबीटी, डीएड या डीएलएड जिसे आप कहें, ये भी आपका मान्य होगा। क्लियर, टीजीटी पोस्ट के लिए। क्लियर, तो ऐसा इसमें कहा गया है।
तो अगेन उसके साथ साथ क्या होगा, बीए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएड, डीएड, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, जिस भी डिप्लोमे से आप इसको जानते हैं वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप रीड कर लेना अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट आपने अपने बीएड में पढ़ा हो। ठीक है, और इसमें जेबीटी में भी, टीजीटी सोशल साइंस, जेबीटी में भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। ऑब्वियसली ईवीएस आती है आपकी, ईवीएस आपकी एसएस में ही काउंट होती है, तो वहां पे तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये आप रीड कर सकते हैं, यहाँ टीजीटी साइंस का दे दिया है, सेम थिंग। ठीक है, ये देखिए ये टीजीटी मैथ का है। अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश का डिस्कस कर देते हैं। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में सेम वही रहेगा आपका। आपने इनमें से कुछ कुछ भी किया हो, बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड, इनमें आपने इंग्लिश पढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पास बीएड है, ठीक है, बीएड है तो बीएड में भी आपके पास इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, और बीए में आपके 50% मार्क्स रहे हो। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ, ये हो सकती है कि जेबीटी बोल दिया है तो काफ़ी होंगे जिन्होंने 12th के बाद जेबीटी की होगी। ठीक है, तो जेबीटी बोल दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 12th किया हो तो आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आपके पास बीए होना मस्ट है। यदि आपने बीए किया है तो ही आप जो है टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए के साथ, बीए के बाद आपने डीएड किया हो, बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, व्हाटएवर कुछ भी आपने किया हो तो ही आप है, बट बीए तो मस्ट है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा आपने टीचिंग में कौन सी डिप्लोमा डिग्री ली है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, सेम है सब। ठीक है, बस सब्जेक्ट का क्राइटेरिया अलग है, बाकी बातें वही हैं। आपने बीए में वो सब्जेक्ट पढ़े हो, आपका टीचिंग सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट रहा हो जिसका आप एस्टेट देने जा रहे हैं, ये मस्ट है। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन का है, टीजीटी होम साइंस का है, टीजीटी आर्ट का है, टीजीटी म्यूजिक का है, तो इन सब का आप चेक कर लेना। उसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, सिलेबस की बात करें उससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं। एस्टेट जो है 2011 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2011 से लेके 2022 तक एक चीज सेम रही है। क्या चीज सेम रही है? ये चीज सेम रही है कि एस्टेट ने कभी भी अपना सिलेबस नहीं दिया था, कभी भी आपका सिलेबस डिफाइन नहीं किया था एस्टेट ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2023 में क्या हुआ कि एस्टेट ने अपना सिलेबस जो है जारी कर दिया। ठीक है, ये सिलेबस भी वही है जो आपका 2023 में आया था, कोई खास चेंज नहीं है। हल्का सा चेंज है, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि पिछली बार भी इतना सा तो मेंशन था। ठीक है, तो ये देखिए 2023 में जो है सिलेबस आया था, ये वही सिलेबस है। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। बट उन्होंने क्या किया, इसमें जो है 1 सेकेंड,
इसमें क्या किया, इसमें उन्होंने जो है पेडागोजी पर ज़्यादा दबाव दिया। ठीक है, उन्होंने कहा सिर्फ पेडागोजी ही आएगी, ग्रामर का नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, बाकी और उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं आपका CDP का सिलेबस, चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस, इसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें भी उन्होंने बहुत कम टॉपिक डाले। बट फाइनली क्या हुआ, फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सिलेबस आया था, एग्जाम था, उसमें से ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस था। बट जैसे बात करें हिंदी इंग्लिश की, इंग्लिश और हिंदी की, तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि पेडागोजी आएगी, ग्रामर नहीं आएगी, ऐसा नहीं हुआ। पूरी ग्रामर आई थी। ठीक है, पेडागोजी नहीं आई थी। लेकिन अगर बात करें, अगर सभी अपनी अपनी कॉमन सेंस यूज करें, तो आपने देखा होगा पिछले साल काफी बवाल हुआ है, और वो बवाल अब तक चल रहा है। काफी स्टूडेंट्स जो हैं केस तक कर दिया था कि सिलेबस जो है कुछ और दिया था और हमसे पूछा कुछ और गया है। ठीक है, तो इसको देखते हुए तो लग रहा है कि हाँ, अब की बार पेडागोजी आपसे पूछी जा सकती है। सो दोनों ही चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करें, ग्रामर भी और आपकी पेडागोजी भी, दोनों ही आपको सॉलिड करनी है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपसे ग्रामर पूछी जाए तो वहाँ भी दिक्कत ना हो, और यदि आपसे पेडागोजी पूछी जाए तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये सिलेबस आप देख ही रहे हैं, तो ये सिलेबस वही है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा आपके डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन। क्लियर, प्याजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इन तीनों भाइयों को ना पूछे। ठीक है, भाई नहीं है वो, बट वैसे ही इन तीनों से क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है, और हर एग्जाम में आता है, हर टेट एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है। और देखिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि प्याजे, कॉलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीनों ही जो है मैंने मेरे चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं। तो इनमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो उस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जिन्होंने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे वेट। ठीक है, उसके बाद जो आपका जेंडर, ठीक है, जेंडर वाइज ये सब आपने सुना ही होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इन सब की वीडियोस जो है आपको चैनल पर मिलेंगी। इनमें से काफ़ी हैं, जो नहीं हैं वो जल्द ही मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में किस किस ने क्या कहा है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरी वीडियोस में है ये भी। लैंग्वेज और थॉट पर किस किस ने क्या क्या कहा है, स्किनर ने क्या कहा है, पियाजे ने क्या कहा है, कॉलबर्ग ने क्या कहा है, सबके बारे में जो है मैंने अच्छे से डिस्कस इस पे किया है। उसके बाद ये सारे जो हैं क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ये सभी जो हैं डिस्कस्ड हैं। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन, अगेन इवेल्युएशन अपने आप में खुद ऐसा टॉपिक है और काफ़ी लेंदी भी है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। असेसमेंट है, आपका CCE है, तो ये भी आपका इवेल्युएशन का ही पार्ट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा ही बनेगा। उसके बाद पेडागोजी, पेडागोजी अगेन ईजी होती है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल होती है, उसे थोड़ा सा समझ के करना होता है, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे मात खा जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं मिले हैं, वो कहते हैं कि पेडागोजी समझ में नहीं आती है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसे भी डिस्कस करेंगे, और पेडागोजी बहुत ईजी होती है, बस थोड़ा सा उसको समझ के करना होता है, कॉन्सेप्चुअल नहीं होती है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। पिछली बार जो है, पिछली बार जब आपको सिलेबस दिया था, सिलेबस यही था, सारी चीज़ें यही थी, बट एक वर्ड नहीं था, ग्रामर। ग्रामर नहीं था। अब की बार उन्होंने ग्रामर लिख दिया है कि ग्रामर आएगी। क्लियर, लेकिन पता नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि पूरी ग्रामर ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, पेडागोजी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको अपना पेडागोजी सेक्शन भी कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है।
ठीक है, और आपको अपना ग्रामर भी, दोनों तरफ मेंटली प्रिपेयर रहना है, दोनों तरफ से, फिर एग्जाम में कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपना एस्टेट टीजीटी का जो है क्वालिफाई किया है 2023 में ही। ठीक है, तो मेरे 4 टेट क्लियर हैं। ठीक है, दोनों सीटेट पीआरटी टीजीटी और दोनों एस्टेट पीआरटी और टीजीटी। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मतलब भाई हम क्यों सुने आपकी बात या फिर क्यों माने हम आपकी बात। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको वो बातें बता सकती हूँ जो आपके काम आएंगी। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने कहा है, और अब की बार तो इसमें भी उन्होंने लिख दिया है क्या, वेट प्लीज, लिख दिया है क्या, ग्रामर। देख सकते हैं ग्रामर वर्ड उन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो अब तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो आपसे कुछ भी पूछें। पिछली बार तो ये इशू था कि ग्रामर मेंशन ही नहीं था, तो जो पूछा था वो हमें, जो कहा था वो हमें दिया ही नहीं गया, वो हमसे पूछा ही नहीं गया। तो पिछली बार इस तरह की बातें हुई थी, बट अब की बार इन्होंने ग्रामर लिख दिया है, तो ये तो क्लियर है कि ग्रामर तो आएगी। और एस्टेट अपने आप में काफ़ी एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, तो बिना ग्रामर के एस्टेट एग्ज़ाम ले ही नहीं सकता। ठीक है, और पेडागोजी के अगर पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ हाफ हाफ करके पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर आपके ग्रामर से ही रहेंगे। हाँ, ऐसा है कि आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से देखने को मिल सकते हैं, बट ग्रामर पे काम ज़रूर करना है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में आपकी हिंदी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। जिनके ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, 30 में से 28, तो कम बता रही हूँ मैं, जो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी करते हैं, उनके 30 भी बनते हैं। ठीक है, बट फिर भी 25 प्लस तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, नो डाउट इतने तो आराम से बन जाते हैं यदि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स पे अच्छे से काम कर लेते हैं तो। और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में 90 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। जिस स्टूडेंट्स ने इस 90 मार्क्स पे काम कर लिया, समझो उसका एस्टेट हो गया। क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट्स आता है टीजीटी में, वो 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। क्योंकि इतना आप इस पोस्ट के लिए जा रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि वो टीजीटी सब्जेक्ट को फिल कर रहा है, तो अपने सब्जेक्ट के बारे में इतनी सी तो नॉलेज उसे होगी कि अगर वो गेस भी करता है तो आंसर निकल सकता है। मतलब 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए 60 में से। और उसके बाद यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 70 से 80 मार्क्स यहाँ कहीं नहीं गए। ठीक है, और आप देखेंगे कि इतने में आपके 95 बन जाते हैं। बट आपको 95 का क्राइटेरिया लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि ये भी हमेशा देखा गया है कि जो स्टूडेंट 90 मार्क्स सोच कर जाता है वो हमेशा 80 पर ही अटक कर रह जाता है। तो यदि आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हैं, देखें जिसके 90 मार्क्स से क्वालिफाई हुआ है वो भी, उसकी भी उतनी वैल्यू है, जिसका 100 से हुआ है उसकी भी इतनी वैल्यू है, जिसका 120 से हुआ है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। थोड़ी सी वैल्यू कहाँ बढ़ जाती है, वैल्यू वहाँ बढ़ जाती है जहाँ से मार्क्स पूछा जाता है। अदरवाइज आप किसी भी जॉब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है, और वहाँ पे वो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देखता। वहाँ पे बस इतना देखता है कि क्वालिफाई है या नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप अपना 120 टारगेट लें, 120 टारगेट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपके 100 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए।
ठीक है, तो 90 तो बहुत पीछे रह गया, मतलब क्वालिफाई तो आपका हो ही जाएगा फिर। और यदि आप 90 ही सोच कर चल रहे हैं तो फॉर श्योर लिख कर ले लो ये बात, अगर आप 90 सोच कर चल रहे हैं कि मुझे तो 90 ही लाने हैं बस, तो आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 मार्क से, 2 मार्क से, 3 मार्क से इस तरह से रह जाता है, और बहुत ज़्यादा दुख उन लोगों को होता है जिनका 1 मार्क से रह जाता है, और बिल्कुल दुख बनता भी है। ठीक है, और उड़ती उड़ती अगर खबरों की बात करें तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएंगी। ठीक है, अब आएंगी या नहीं आएंगी वो किसी को कंफर्म किसी को नहीं पता है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ वैकेंसी आएंगी। तो देखिए क्यों रिस्क लेना है, एस्टेट है, ठीक है, और अब तो ये लाइफ टाइम है। ठीक है, अब तो ये लाइफ टाइम है, इसे करो और फारिग, उसके बाद अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। और देखिए अगर वैकेंसी नहीं भी आती हैं तो भी यदि आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके टेट की काफ़ी वैल्यू है। यदि आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है, आपने सी टेट क्वालिफाई किया है, तो उसकी भी जो है काफ़ी वैल्यू है। ठीक है, तो पूरे चांस है कि वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो भी आपको, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपके डाउट्स जो हैं मैंने यहाँ क्लियर किए होंगे। बाकी अलग अलग हाँ देखिए, अब आपका जनरल स्टडीज़ का आपका ये सिलेबस है जो कि आपका जीएस पार्ट रहता है। ठीक है, हरियाणा जीके में आपसे क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। और देखिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी पिछली बार जो है जितने भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं उनमें से बहुत कम पूछा गया था। जो स्टैंडर्ड रीजनिंग है आपसे वही पूछी गई थी, तो आप प्रीवियस ईयर कीजिए। ठीक है, मैं भी मेरे चैनल पे पूरी कोशिश करूंगी मैं PYQ भी लेकर आऊँ, तो प्रीवियस ईयर कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि एस्टेट का लेवल क्या होता है। जिन्होंने पहले दिया उन्हें तो पता है, और वो आज से नहीं, वो काफ़ी दिन पहले से ही पढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि उन्हें लेवल का पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अब तक भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस 1 महीने में भी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, 30 to 35 डेज हम कह सकते हैं। ठीक है, बीच में इतना रेगुलर तो कोई नहीं पढ़ता, एक आध दिन तो आप वैसे ही मिस कर देते हैं, तो 30 to 35 डेज हम मानकर चल रहे हैं। इसमें अगर आप अब भी रेगुलर पढ़ते हैं, प्लीज, यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं तो इतनी दिक्कत आपको अभी नहीं आएगी, कि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा सा तो बेस क्लियर होगा, और थोड़ा सा बेस क्लियर होने पर हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, और जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो हम आगे वाली चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं, तो इतनी दिक्कत उन्हें नहीं आएगी, बशर्ते डेडिकेशन से तो करना ही होगा। ठीक है, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास। ये आपका मैथ्स का है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने हर जगह पेडागोजी लिख दिया है, मैथ्स में पेडागोजिकल इशू, ईवीएस में पेडागोजिकल इश्यूज। इसी तरह से आप अगर अपने सब्जेक्ट्स की बात करें, अच्छा एक बात और, जो टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं उन्होंने तो, इन्होंने कहा ही है कि पैरागोजिकल इशू आएंगे, बट जो टीजीटी के लिए जा रहे हैं उनका तो पहले भी 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिले ही हैं, बट अब की बार चांस है कि ज़्यादा हो जाए, मे बी, नॉट श्योर। तो 60 मार्क्स में उन्हें पैरागोजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो वो करनी तो सभी को है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत अच्छे से अपनी पैडागोजी को भी प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस सारा वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका पार्ट 2 का है, तो पार्ट 2 का मैंने कहा, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपको, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, इन तीनों की अगर हम बात करें, आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इनका जो 90 मार्क्स का है वो सेम रहता है, सेम यही सारे टॉपिक जो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, बट इनका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो एस्टेट जो है काफ़ी डीपली पूछता है, तो ऐसा नहीं है
कि प्याजे और प्याजे की स्टडीज आपने कर ली और बात बन गई, नहीं। प्याजे को पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो है ही, उसके साथ साथ आपको इनका मोरल डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब की बार जो जेबीटी का मेवात वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था, और पिछली बार जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, और कौन कह सकता है कि अब की बार नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो इसका मतलब आगे भी आ सकते हैं। तो ये प्याजे का मैंने दोनों ही डिस्कस किए मेरे चैनल पर, प्याजे का कॉग्निटिव भी और प्याजे का मोरल भी, तो आप जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, और लगभग जो है मैंने आपको बता दिया है। ये आपका टीजीटी हिंदी का है, ठीक है, सॉरी टीजीटी इंग्लिश का, ये तो कुछ और ही आ गया, वेट, चलिए इसे रहने दीजिए। ऊपर देखिए ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, वही आपसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है, एक प्रोज का एक पोएम का, और उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है कि पेडागोजिकल इशू भी इसमें भी आएंगे आपके साथ, ठीक है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर और उसके यूसेज जो है यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ग्रामर पूरी ही आती है, ठीक है, तो कुछ टॉपिक हैं जो 101% आते हैं और बाकी लगभग पूरा ही आता है। आपका वॉइस 101% मेरे चैनल पर है, नरेशन 101% ये भी मेरे चैनल पर है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने छोड़ा क्या है, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ आएगा, ठीक है। और लिटरेचर में आपसे आएगा 6 to 10 तक की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एस्टेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो यूजी लेवल तक जा सकता है। तो देखिए आप तैयारी का जो लेवल है कितना हाई आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। और यदि आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर रहते हैं तो भी इजीली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। बट शर्त ये है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, बट मुझे नहीं लगता अब इसमें से कोई भी आपका डाउट बचा होगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इसमें आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं निकलता है, तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और यदि आपको पसंद आती हैं, यदि आपको पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।